नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो करंट अफेयर्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि अप्रैल 2022 में आईआईटी मद्रास के द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को बनाया गया है। तो ये मुख्य रूप से विकलांग लोगों के लिए एक प्रकार का घुटना है और इसका निर्माण आईआईटी मद्रास ने किया है और इसका नाम रखा गया है कदम। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा विकेट अगर हम लोग पूरे टूर्नामेंट की बात करते हैं तो उसमें हासिल किया इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके 7वीं बार इस ट्रॉफी को जीता है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाया था एलिसा हीली ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, और एलिसा हीली ही इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि महिला क्रिकेट विश्व कप का जो पूरा इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट किस गेंदबाज ने लिया है, तो ये रिकॉर्ड है झूलन गोस्वामी के पास, जो कि हमारे भारत की तेज़ गेंदबाज हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत ने एक बार भी महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई। तो 22 अगस्त को तीसरी शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था और ये जो अकादमी है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोला गया है। फिर एक प्रश्न आया था कि मार्च 2022 में हरियाणा की सरकार ने उद्यमियों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया। तो एग्जैक्ट प्रश्न ये वाला मुझे नहीं मिल पाया है, बस केवल इतना बताया गया कि हरियाणा की सरकार ने कोई स्कीम शुरू की है। तो मार्च में हरियाणा की सरकार ने उद्यमियों के लिए जो योजना शुरू की थी इसका नाम है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इसके अलावा मई 2022 की बात करें तो छात्रों को टैबलेट देने के लिए ई अधिगम नाम की जो स्कीम है ये भी हरियाणा की सरकार ने ही शुरू किया है। और मई 2022 में ही चारा बिजली योजना की भी शुरुआत की गई है हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो ये आपके हरियाणा की कुछ योजनाएं हैं। अब आते हैं स्टैटिक जीके पर। तो देखिए, स्टैटिक जीके से एक प्रश्न पूछा गया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, इसमें आपको कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको गौर देखने को मिलेगा, बाघ यहाँ पर है, टाइगर आपका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जियांट स्क्वायरल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक हमारा ईगल होता है जिसका नाम स्पिलोर्निस चीला है। तो ये सारे जो जानवर हैं वो आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेंगे। अब इसी में से जो ऑप्शन में रहा होगा उसे आप लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और वर्तमान में इसके सीएमडी हैं, नाम है इनका श्रीकांत माधव वैद। अगला प्रश्न पूछा गया कि ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो इसे हम लोग रूरल ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं और इसका जो आयोजन है वो पंजाब में जो लुधियाना शहर है उसके पास किला रायपुर में किया जाता है। तो इस खेल का नाम किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल भी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ओलंपिक है वो आपके पंजाब राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 16 के का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 16 की बात करते हैं। इसका संबंध है लोक सेवा नियोजन में समानता की, यानी कि हमारे देश में जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें सभी के लिए समान अवसर का प्रावधान आर्टिकल 16 में किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं अपने संविधान में समानता के अधिकार की, यानी कि 14 से 18 अनुच्छेद की, तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर होंगे।
आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो राज्य है वो धर्म, जाति, लिंग इन सभी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में नौकरी में सबको समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। और आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो इसमें उपाधियों के अंत की बात की गई है। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि इतिहास की कुछ घटनाएं दी गई थी और शायद उनको आपको सुमेलित करना था। तो मुझे यही ऑप्शन पता चला है कि रॉलेट एक्ट था, फिर साइमन कमीशन था, क्रिप्स मिशन था और फिर आपका डांडी मार्च था। तो रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में पास होता है। साइमन कमीशन भारत में आता है 1928 में। डांडी मार्च की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होता है 1930 में। और क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सुमेलित कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में अगर कुछ और रहा होगा तो वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे इसकी जो PDF है उसमें उन सभी को अपडेट करके आपको दिया जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद, जो कि हमारा सबसे पुराना वेद है, इसमें सूक्तियों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको 1028 सूक्तियाँ देखने को मिलेंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें टोटल आपके 10 मंडल हैं और इसमें आपको 10,462 मंत्र भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था। तो भारतीय संसद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था और 2019 में इसमें एक संशोधन भी हो चुका है। इससे पहले 22 अगस्त को ही ग्रुप डी ने पूछा था कि उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह कब मनाया गया। तो ये आपके 14 से 20 मार्च को मनाया गया है। अगर हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में एक प्रश्न आया था कि विरंजक चूर्ण हमारे तनु अम्ल के साथ अपक्रिया से कौन सी गैस बनाता है। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि विरंजक चूर्ण की किस अम्ल के साथ अपक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं और ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करता है, यहाँ पर आपका कंसंट्रेट होना चाहिए अम्ल, तो इस अपक्रिया के परिणाम स्वरूप आपको क्लोरीन गैस देखने को मिलेगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये विरंजक चूर्ण है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसके साथ अपक्रिया से कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसके अलावा क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और आपका पानी भी यहाँ से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक आपका लेड ऑक्साइड बनता है और इसके अलावा कौन सी गैस यहाँ पर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो यहाँ से आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है बाहर। ये अपक्रिया आप लोग देख सकते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लेड नाइट्रेट के हम लोग 2 यूनिट लेंगे और इसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो 2 यूनिट बनता है आपके लेड ऑक्साइड का, 4 यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और 1 यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु आपको प्राप्त होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एनहाइड्रस एसिड है, यानी कि निर्जलीकारक अम्ल है। अब पहले समझिए निर्जलीकारक अम्ल होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक कंपाउंड है जो कि आपके पानी के साथ अपक्रिया करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जो सॉल्यूशन आपका एसिडिक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग निर्जलीकारक अम्ल के रूप में जानते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे फास्फोरिक अम्ल के लिए CO2 है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के लिए N2O5 है, P2O5 आपके फास्फोरिक के लिए है। इसी प्रकार से H2SO3 यानी कि जो सल्फ्यूरस अम्ल है उसके लिए SO2 है। SO3 की बात करें तो ये हमारा एनहाइड्राइड है सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी कि ये सारे एनहाइड्राइड हैं और ये हमारा वो पार्टिकुलर एसिड है। और यही मैंने आपको बताया कि जब कोई एसिड एनहाइड्राइड इस प्रकार से जल में घुलता है कि उसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उसी को हम लोग निर्जलीकारक अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि CO2 जब आपके जल के साथ अपक्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं SO3 की,
तो ये जल के साथ अपक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया था, हालांकि ये प्रश्न मैं एग्जैक्ट समझ नहीं पाया हूँ क्या था, कि X उसके बाद में कुछ एसिड था, फिर प्लस Y उसके बाद में C था, फिर आपका ZCH2 या ऐसे करके कुछ था, और यहाँ पर आपको X, Y और Z के मान बताने थे। तो अगर आप में से किसी को याद है तो नीचे कमेंट में आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि चुंबक के भीतर जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किस दिशा में चलती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, चुंबक से वैसे भी कई बार ग्रुप डी ने प्रश्न पूछा है। तो ये जो रेखाओं की दिशा है वो दक्षिण से उत्तर होती है। आप लोग देख सकते हैं कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये आपके नॉर्थ से साउथ चलती हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण चलती हैं। लेकिन जब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर ये रेखाएं आपके दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं हैं। जहाँ पर आपके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पर इनकी संख्या कम होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी आपका कम होता है। फिर कुछ आपके न्यूमेरिकल आए थे, बस मैंने केवल डेटा को चेंज कर दिया है क्योंकि डेटा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी आवर्धन क्या होगी। अब देखिए, इसके लिए आपको पहले साइन कन्वेंशन अच्छे से पता होना चाहिए। जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी इसके लिए पॉजिटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव और इमेज की दूरी होता है इसमें पॉजिटिव। अब आइए फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो लेंस फार्मूला है वो कहता है कि 1/f = 1/b - 1/u। यहाँ पर सारी वैल्यू आप लोग साइन के साथ में रखेंगे तो 1/6, क्योंकि f हमारा 6 है और f पॉजिटिव होता है तो 1/6 करेंगे। फिर 1/b - 1/-20, ये माइनस हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 7/60, यानी कि b = आपका आएगा 8.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 8.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये आपकी दूरी है, यानी कि v की बात हो रही है। फिर आपसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर इमेज बना है वो वस्तु की तुलना में काफ़ी कम दूरी पर बना है, यानी कि कुछ इस प्रकार का केस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से जब हम लोग आवर्धन की बात करेंगे तो आवर्धन हो जाएगा 8.5, यानी कि ये आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ से हम लोग इसको निगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी। क्या आएगी? 1 से कम आएगी। और इसकी खास बात ये भी है, इसकी खास बात ये भी होगी कि यहाँ पर जो आपकी इमेज की साइज़ है वो भी छोटी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो आपके वस्तु से छोटा बन रहा है, कुछ इस प्रकार का केस होगा। ये आपका जो इमेज है वो उल्टा है और ये हमारी एक रियल इमेज यहाँ पर बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार का इमेज बनेगा। तो फिर एक बार हम लोग फार्मूले का यूज़ करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इसके लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और इमेज की दूरी ये सारी निगेटिव होती हैं। और अगर यहाँ पर हमारा वस्तु F और P के बीच में होता है तो सिर्फ उस केस में आपकी जो V है वो हो जाएगी पॉजिटिव। वैसे अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फोकस दूरी अगर 15 है, यानी कि F अगर आपका 15 है तो R यहाँ पर आपका 30 होगा और वस्तु आपके R पर रखी गई है, यानी कि C के ऊपर रखी गई ये वस्तु है और इसकी जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी। अब आइए फार्मूले से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो F हमारा निगेटिव है तो 1/-15 = 1/b + 1/-30। यहाँ से हम लोग V को फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो V की वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है -15 सेंटीमीटर।
कितनी है, v की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी इमेज है वो आपके अपोजिट साइड इस साइड में बनेगी। उसके बाद में जब हम लोग आवर्धन की बात करते हैं तो आवर्धन यानी कि -by(u) हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ प्लस होगा, नीचे वाला माइनस है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि v निगेटिव है, यानी कि इसी साइड में इमेज बन रही है, और m आपका 1 आ रहा है, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब बिल्कुल आपके इमेज के साइज का है, रियल है और वस्तु के बराबर है। फिर देखिए एक कोई प्रश्न बायोलॉजी में पूछा गया था खाद्य श्रृंखला से। तो खाद्य श्रृंखला में आपको पता होगा कि सूर्य की रोशनी में यहाँ पर उत्पादक आपके उत्पादन करते हैं, फिर आपके शाकाहारी इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर आपके सर्वाहारी होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो कि प्राथमिक को भी खाते हैं, इसको भी खाते हैं, और फिर आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो कि मांसाहारी टाइप के होते हैं, और फिर आपके आते हैं अपघटक। अपघटक का मुख्य रूप से काम होता है सभी को यहाँ पर अपघटित कर देना। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको ये वाली दे दूंगा, इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो मैं आपको 1 दिन के बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।